नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। मैं हूं आपका दुर्गा सर। दुर्गा सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मदरलैंड के इतने सारे नाम कैसे पड़े? आज की क्लास में हम इंडिया, दैट इज भारत की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो इमेज एंड कोट। यहां पर आप एक ब्यूटीफुल सीन देख सकते जो लगभग 2300 साल पुराने रूरल इंडिया को दर्शाता है। यहाँ श्री औरोबिंदो का एक बहुत पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि इंडिया में स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी बहुत पहले से ही बनी हुई थी। हिमालय से लेकर दो समंदरों के बीच जो ये सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी है, वही हमारी असली पहचान है। हिमालय और दो समंदरों के बीच रहने वाले लोगों के बीच एक स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी थी। मतलब हमारे देश की एकता सिर्फ आज की नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। और यहीं से हम ये सवाल पूछते हैं, इंडिया को हम कैसे डिफाइन करें और इंडिया के प्राचीन नाम क्या थे? द बिग क्वेश्चंस, हाउ वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया। यहां मैं आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप दिखा रहा हूं। बच्चों, ध्यान से देखो। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूरब और पश्चिम में भी समुद्र। ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं। थिंक अबाउट इट कहता है, सोचो कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हमें दिख रही हैं। माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, ये सब भारत की पहचान का हिस्सा है। अ लैंड विद मैनी नेम्स। आज जो इंडिया हम जानते हैं वो एक मॉडर्न नेशन है। फिक्स्ड बॉर्डर्स, स्टेट्स, पॉपुलेशन। लेकिन 500 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 5000 ईयर्स पहले ऐसा नहीं था। तब बाउंड्रीज बदलती रहती थीं और इस रीजन को अलग अलग नाम से जाना जाता था। इसी पूरे एरिया को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। और इन नामों के बारे में हमें एंशिएंट टेक्स्ट्स, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ज्योग्राफी डिफाइंस हिस्ट्री। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पुराने जमाने में आज की तरह फिक्स्ड बॉर्डर्स या मैप्स नहीं होते थे। फिर भी लोग जानते थे कि इंडिया क्या है। कैसे? ज्योग्राफी की वजह से। नॉर्थ में स्नोई हिमालयाज और बाकी साइड्स पर डीप ओशंस, ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। इस आइसोलेशन की वजह से यहाँ एक यूनिक शेयर्ड कल्चर डेवलप हुआ जो बाकी दुनिया से अलग था। नेचर्स फोर्ट्रेस। अभी इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए। एंशिएंट टेक्स्ट्स बताते हैं कि इंडियंस को अपनी ज्योग्राफी का परफेक्ट नॉलेज था। हिमालय से केप कुमारी तक इंडिया को नेचर्स बॉक्स या फोर्ट्रेस कहा गया है। इसका मतलब है कि पहाड़ों और समुद्र ने हमें एक कंटेनर की तरह सुरक्षित रखा, जिसमें हमारी सिविलाइजेशन फली फूली। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। अब बात करते हैं सबसे पहले नाम की, विच इज सप्त सिंधवा। आप देखेंगे कि हमारे सबसे पुराने टेक्स्ट ऋग्वेदा में इसका जिक्र है। इसका मतलब है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिंधवा वर्ड सिंधु से आया है जो इंडस रिवर को रिफर करता है। ये नाम स्पेसिफिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए था। इंडियंस ने अपने देश को क्या नाम दिया? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेदा है। इसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन को कहा गया सप्त सिंधवा, यानी 7 नदियों की भूमि। यहाँ सिंधु शब्द आता है जो इंडस रिवर के लिए यूज होता था और कभी-कभी किसी भी नदी के लिए। रीजनल नेम्स इन महाभारता। टाइम के साथ महाभारत जैसे ग्रंथों में अलग-अलग रीजन्स के नाम मिलते हैं, जैसे कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग यानी बंगाल, प्राग ज्योतिषा यानी असम, कच्छा यानी कच्छ, केरल और कई और। मतलब उस टाइम भी लोग पूरे सबकॉन्टिनेंट के अलग-अलग हिस्सों को जानते थे। द एपिक नेम भारतवर्षा। यहाँ पे हम एक बड़ा बदलाव देखते हैं। महाभारत और पुराणों के टाइम तक लोग पूरे सबकॉन्टिनेंट को भारतवर्षा कहने लगे थे। इसका मतलब है द कंट्री ऑफ द भारताज। भारता एक मेजर वैदिक ट्राइब थी और बंस का नाम भी यही पड़ा। इस मेंटल मैप में कश्मीर से लेकर केरल तक के किंगडम्स शामिल थे। एक्सपैंडिंग द व्यू, द महाभारता। महाभारत और पुराणों के टाइम तक पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए भारतवर्षा नाम आया। भारतों की भूमि। भारता एक वैदिक ट्राइब और कई राजाओं का नाम था। नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ के केरल तक, ईस्ट में प्राग ज्योतिषा जो आज की असम में है से लेकर वेस्ट में कच्छ तक, सब इस एक मेंटल मैप का हिस्सा थे। नेम 2 भारतवर्षा। तो बच्चों, इस स्लाइड से हमें 3 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली, द लॉजिक। भारतवर्षा हमारा सबसे पुराना और अपना नाम है। बच्चों का एंड्योरिंग का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चला हो, जो कभी खत्म ना हुआ हो। दूसरी, ओरिजिन। ये नाम भारता राजा या भारता वैदिक ट्राइब से आया। तो चाहे राजा द लेजेंडरी भारता हो या भारता नाम की जाति, दोनों से मिलकर देश का नाम पड़ा भारतवर्षा। और तीसरी, मीनिंग। इसका मतलब है भारतों का देश
और ये पूरे उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट पर लागू होता है। और लास्ट पॉइंट, टेक अवे, यहाँ लिखा है अप्लाइड टू द होल सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये नाम सिर्फ एक छोटे राज्य के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज होने लगा। द आइलैंड ऑफ जामुन, जम्बूद्वीपा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग नाम है, जम्बूद्वीपा। इसका लिटरल मीनिंग है द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्री। सोचिए, एक फल के नाम पर देश का नाम। एम्परर अशोका ने लगभग 250 बीसीई में अपने इंस्क्रिप्शंस में इस नाम का यूज किया था। उस वक्त जम्बूद्वीपा में आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक शामिल था। नेम्स फॉर द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। एम्परर अशोका लगभग 250 बीसीई में अपनी इंस्क्रिप्शंस में पूरे सबकॉन्टिनेंट के लिए जम्बूद्वीपा शब्द यूज करते हैं। उस समय इसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल था। इससे पता चलता है कि तब भी लोग पूरे रीजन को एक ही नाम से जानते थे। द विष्णु पुराणा डेफिनेशन। अब हम विष्णु पुराणा की वो फेमस डेफिनेशन देखेंगे जो एक एंशियंट जीपीएस की तरह काम करती है। श्लोक कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, यानी वो जमीन जो समुद्र के नॉर्थ में है और बर्फीले पहाड़ों के साउथ में, वही भारत है। और कमाल की बात यह है कि तमिल लिटरेचर में भी लगभग 2000 साल पुराने पोएम में कहा गया है, केप कुमारी से लेकर उत्तर के महापर्वत तक और पूरब पश्चिम के समुंदरों तक एक ही देश है। इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडियंस अपनी ज्योग्राफी को अच्छी तरह जानते थे। द नॉर्थ साउथ डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पर आते हैं। विष्णु पुराणा, संस्कृत श्लोक और तमिल साहित्य तीनों ये प्रूव करते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत को हिमालय से कन्याकुमारी तक एक देश माना जाता था। एंशिएंट तमिल डेफिनेशन। तो बच्चों, यहाँ एक फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। चाहे संस्कृत ग्रंथ हो, चाहे तमिल कविता, सब ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट इंडिया हैड अ क्लियर, कंप्लीट एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ज्योग्राफी फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम ओशन टू ओशन। द पर्शियन ट्विस्ट, सिंधु टू हिंद। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड स्लाइड पर आते हैं जिसका टाइटल है द पर्शियन ट्विस्ट, सिंधु टू हिंद। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे सिंधु शब्द धीरे धीरे हिंद और हिंदू बना। पर्शियंस का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट था। उनकी लैंग्वेज में एस की साउंड बोलना मुश्किल था, इसलिए एस की जगह वो एच बोलते थे। जैसे हम सिंधु बोलते हैं, उन्होंने उसी को हिंदू जैसा प्रोनाउंस कर दिया। सिंधु नदी के नाम से पर्शियन लोगों ने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एस को एच बना दिया और यहीं से हिंद, हिंदू और आगे चलकर हिंदुस्तान जैसे शब्द बने। और याद रखना, हिंदू शब्द पहले ज्योग्राफी से जुड़ा था, रिलीजन से बाद में। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया द पर्शियंस। तो हमें तीन बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहली, भारत का नाम लिखने वाले पहले विदेशी पर्शियंस थे। दूसरी, सिंधु शब्द उनकी जबान में बदलकर हिंद, हिदू, हिंदू बन गया। तीसरी, शुरू में हिंदू का मतलब रिलीजन नहीं बल्कि रीजन और रिवर के आसपास रहने वाले लोग था। इसलिए याद रखिए स्टूडेंट्स, हिंदू पहले ज्योग्राफी था, बाद में जाकर रिलीजन बना। द ग्रीक एंड चाइनीज लैंड्स। स्टूडेंट्स, ये चेन आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहले संस्कृत में सिंधु, फिर पर्शियन में हिंद, फिर ग्रीक में इंडोई और आखिर में इंग्लिश में इंडिया। तो इस स्लाइड का फाइनल टेक अवे ये है, अलग अलग सिविलाइजेशंस, पर्शियन, ग्रीक, चाइनीज, सब ने अपनी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से भारत का नाम लिया, लेकिन रूट वही रहा, सिंधु। और चाइना जैसे देश ने तो भारत को ज्ञान और बुद्ध की पवित्र भूमि मानकर इंतु और तियानजू जैसे शब्द दिए, जो रिस्पेक्ट और रेवरेंस दिखाते हैं। द ग्रीक्स एंड चाइनीज। चाइनीज लोग भारत को सिर्फ एक कंट्री नहीं मानते थे, बल्कि बुद्ध की जन्मभूमि होने की वजह से बहुत रिस्पेक्ट के साथ तियानजू यानी हेवनली मास्टर की भूमि कहते थे। तो इस पूरी स्लाइड का कंक्लूजन ये है, ग्रीक्स ने एच ड्रॉप करके इंडोय इंडिके कहा, चाइनीज ने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इंतु इंदू कहा और स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट में भारत को तियानजू भी बोला, क्योंकि ये बुद्ध की पवित्र भूमि थी। फॉरेन व्यू 2, द ग्रीक ड्रॉप। तो बच्चों याद रखिए, पर्शियन से आया हिंदू, ग्रीक ने एच ड्रॉप किया, इंदू इंडोय इंडिके बोले और दुनिया को मिल गया नाम इंडिया। बच्चों यहाँ पर नोट कीजिए कि हिंदुस्तान टर्म पहली बार एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 साल पहले दिखा था। बाद में ज़्वेंगज़ैंग जैसे ट्रैवलर्स ने 17 साल यहाँ रहकर संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और हमारी आइडेंटिटी को दुनिया तक पहुँचाया। क्विक रीकैप स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में देश का ऑफिशियल नाम इंडिया और भारत दोनों है। इंग्लिश वर्जन इंडिया दैट इज भारत,
हिंदी वर्जन भारत अर्थात इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट है। 1950 में लागू हुआ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पेज आर्टिस्टिक डिजाइन के साथ बना है। द कॉन्स्टिट्यूशनल सील। इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सबसे ऊपर लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशनल सील। भारत एंशिएंट संस्कृति और हिस्ट्री से जुड़ा है। इंडिया इंटरनेशनल नाम है, पूरी दुनिया यूज करती है। दोनों नाम ऑफिशियल हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ अ कंट्री, तो आंसर होगा इंडिया, दैट इज भारत। समरी ऑफ नेम्स। लेट्स एक्सप्लोर। कंप्लीट द टेबल ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को याद रखिए और नोट कर लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज एन एंशिएंट लैंड विद मेनी नेम्स इन हिस्ट्री। इसका सिंपल मतलब है इंडिया एक बहुत पुराना देश है और हिस्ट्री में इसके कई नाम रहे हैं। हर नाम अपनी कहानी बताता है। जम्बूद्वीपा, भारता, मोस्ट वाइड स्प्रेड। आज भी हम कहते हैं भारत माता, भारतीय संस्कृति। स्टूडेंट्स, याद रखिए, इंडिया वर्ड्स नहीं है, ये हिस्ट्री, कल्चर और ग्लोबल कॉन्टैक्ट का प्रूफ है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को एक्सेप्ट किया, इंडिया दैट इज भारत। क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज पार्ट 1। स्टूडेंट्स, अब हम लेसन के क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज वाले पार्ट पर आ गए हैं। इस स्लाइड का पर्पस है जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसको समझना, रिवाइज करना और अप्लाई करना। कमेंट में ट्रू और फॉल्स का करेक्ट आंसर्स लिख के पोस्ट करना। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर इंडिया दैट इज भारत। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।